एक अजीब सी स्थिति पर गौर करते हैं। मध्य पूर्व को ही ले लीजिए, जहां का तापमान हमेशा झुलसाने वाला होता है, लेकिन वहां समुद्र के बीचों बीच बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये मौतें गोलियों या बमों से नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, ये मौतें सचमुच ठंड से जमकर हो रही हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि उस युद्ध की एक खौफनाक जमीनी हकीकत है जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है। सही कहा। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम प्रमोद भार्गव जी के एक बेहद अहम लेख युद्ध से पर्यावरण पर मंडराता खतरा के आधार पर इस पूरे मामले की परतें खुलेंगे। और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, और मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम केवल उन तथ्यों और आकलनों को सामने रखेंगे जो स्रोत सामग्री में मौजूद है, ताकि उस पर्यावरणीय आपातकाल को समझा जा सके जो खामोशी से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर सैन्य रणनीतियों और भू-राजनीतिक बहसों के शोर में पूरी तरह से दबा दिया जाता है। मतलब जब भी मिसाइलें दागी जाती हैं तो सारा ध्यान बस इस बात पर होता है कि किस देश की सीमा में कितना नुकसान हुआ। हाँ, आमतौर पर न्यूज में हम यही देखते हैं, है ना? लेकिन स्रोत सामग्री एक बहुत ही स्पष्ट और परेशान करने वाला तर्क पेश करती है। आधुनिक युद्ध अब केवल दो देशों की सेनाओं के बीच नहीं लड़े जा रहे हैं। ये एक भयानक इकोलॉजिकल डिजास्टर यानी पारिस्थितिक आपदा में बदल चुके हैं। पर्यावरण अब केवल युद्ध का मैदान नहीं रह गया है। उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसे बाकायदा एक हथियार बना दिया गया है। यहीं पर लेख एक बहुत ही विशिष्ट रणनीति की ओर इशारा करता है। ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को जानबूझकर निशाना बनाना, विशेष रूप से ईरान के खार्ग द्वीप और वहां मौजूद तेल टैंकरों और भंडारण सुविधाओं का जिक्र है। हाँ, खार्ग द्वीप इस मामले में बहुत अहम है। लेख के अनुसार अब तक करीब 20 पेट्रोलियम उत्पादों वाले टैंकरों को तबाह किया जा चुका है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सोच रही थी, अगर किसी को युद्ध जीतना है तो वो सीधे सैन्य ठिकानों या हथियारों के गोदामों को निशाना क्यों नहीं बनाता? तेल टैंकरों पर मिसाइलें दागने के पीछे असल रणनीति क्या है? इसे समझने के लिए हमें रणनीतिक चोक पॉइंट्स की अवधारणा को देखना होगा। देखिए, सैन्य ठिकाने अक्सर भारी सुरक्षा घेरे में होते हैं और उन्हें नष्ट करने से केवल दुश्मन की सैन्य क्षमता कम होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ सेना को कमजोर करने के बारे में नहीं है? बिल्कुल नहीं। तेल टैंकर और ऊर्जा भंडारण सुविधाएं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धमनियां होती हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, उसका उदाहरण लें, जो कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है ना? हाँ, यह एक बहुत ही संकरा समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया भर के कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। जब इस क्षेत्र में तेल सुविधाओं को निशाना बनाया जाता है तो हमलावर केवल एक देश की सप्लाई चेन को नहीं तोड़ रहा होता, वो उस पूरे समुद्री मार्ग को पंगु बना देता है। बिल्कुल, और उस पर निर्भर कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी। यह एक तीर से कई शिकार करने जैसी रणनीति है। ये रणनीति कितनी भयानक हो सकती है, इसे स्रोत सामग्री में दिए गए एक आंकड़े ने बहुत स्पष्ट कर दिया। मैं ये पढ़कर हैरान रह गई थी कि एक बड़े टैंकर में लगभग 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी होती है। बाप रे, ये मात्रा तो बहुत विशाल है। हाँ, अब 45,000 मीट्रिक टन सुनने में बस एक बड़ा नंबर लगता है। इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लेख ने इसे आम जनजीवन के संदर्भ में समझाया है। ये हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले 32 लाख रसोई गैस सिलेंडरों के बराबर है। 32 लाख सिलेंडर? मतलब अगर हम इसकी कल्पना करें तो एक टैंकर के नष्ट होने का मतलब है किसी महानगर की पूरी रसोई गैस सप्लाई का एक ही झटके में बम की तरह फट जाना। सच में 32 लाख बमों का एक साथ फटना। और उस विस्फोट की तीव्रता की कल्पना करना भी सिहरन पैदा करता है। इतनी बड़ी मात्रा में अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ जब जलता है तो वो केवल एक धमाका नहीं करता, तो वो और क्या करता है? वो अपने आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में तापमान को इस हद तक बढ़ा देता है कि वहां का पूरा माइक्रो क्लाइमेट, जो सूक्ष्म जलवायु होती है, वही बदल जाती है। वो ऊर्जा जो इंसानी सभ्यता को चलाने के लिए सुरक्षित की गई थी, एक पल में सामूहिक विनाश के हथियार में बदल जाती है। लेकिन सारा का सारा तेल जल तो नहीं जाता होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। जो लाखों टन रसायन और कच्चा तेल विस्फोट से बच जाता है वो सीधे समुद्र में फैल जाता है और यहीं से वो खामोश तबाही शुरू होती है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। अच्छा, तो वो तेल पानी में घुलकर गायब नहीं होता? नहीं, वो तेल समुद्र की सतह पर एक दम घोटू परत यानी सफोकेशन लेयर बना लेता है। चूंकि तेल पानी से हल्का होता है, वो डूबता नहीं है। वो लहरों और हवा के साथ मीलों तक एक अपारदर्शी चादर की तरह फैल जाता है।
और ये चादर सूरज की रोशनी को पानी के नीचे जाने से रोकती होगी? एकदम सही। इसका नतीजा ये होता है कि पूरा मरीन फूड वेब ढहने लगता है, क्योंकि जब रोशनी नहीं मिलेगी तो आधारभूत पौधे पनप नहीं पाएंगे। और साथ ही ये हवा से ऑक्सीजन को पानी में घुलने से भी रोकती है, जिससे समुद्री जीवों का सचमुच दम घुटने लगता है। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। हाँ बताइए। आमतौर पर जब हम तेल रिसाव के बारे में पढ़ते हैं तो दिमाग में यही छवि बनती है कि समुद्री जीवों ने उस जहरीले तेल को निगल लिया होगा और जहर से उनकी मौत हो गई होगी। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री में जो तथ्य दिया गया है वो इसके बिल्कुल उलट और बहुत हैरान करने वाला है। उसमें लिखा है कि समुद्री पक्षियों और स्तनधारियों की मौत मुख्य रूप से जहर से नहीं बल्कि उनके प्राकृतिक इंसुलेशन के नष्ट होने से होती है। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल जैविक तंत्र है जिसे युद्ध पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। देखिए, प्रकृति ने समुद्री पक्षियों और उद्बिलाव जैसे स्तनधारियों को एक विशेष प्रकार का आवरण दिया है। एक तरह का नेचुरल वाटरप्रूफ कोट। बिल्कुल वही। उनके पंख और बाल इस तरह से आपस में गुंथे होते हैं कि वे हवा को फंसा कर रखते हैं। ये फंसी हुई हवा पानी को त्वचा तक पहुंचने से रोकती है और शरीर की गर्मी को अंदर ही कैद रखती है। इसे विज्ञान की भाषा में थर्मोरेग्युलेशन कहते हैं। अच्छा, तो जब ये गाढ़ा कच्चा तेल उनके शरीर पर चिपकता है तो वो इस प्राकृतिक वाटरप्रूफ कोट को फाड़ देता है? हाँ, गाढ़ा तेल उन पंखों की संरचना को पूरी तरह से चिपका देता है। जैसे ही वो सुरक्षा कवच टूटता है, ठंडा समुद्री पानी सीधे उनके त्वचा के संपर्क में आ जाता है। तो वे अपनी शारीरिक गर्मी को बनाए नहीं रख पाते होंगे। सही कहा। उनके शरीर का तापमान तेजी से गिरने लगता है। अंततः वे हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं। मतलब वे जहर से नहीं बल्कि सचमुच समुद्र में ठंड से जमकर मर जाते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक है। और इतना ही नहीं, जो जीव किसी तरह बच निकलते हैं, तेल में मौजूद जहरीले रसायनों के कारण उनकी प्रजनन क्षमता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। मतलब ये केवल वर्तमान पीढ़ी का अंत नहीं है बल्कि उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को मिटाना है। बिल्कुल। और ये तबाही केवल समुद्र की सतह तक सीमित नहीं रहती है। हाँ, लेख में वायुमंडलीय और जलवायु परिणामों का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो तेल पानी में नहीं बहता वो वाष्पीकृत होकर और जलकर आसमान में पहुंचता है। हाँ, जब तेल की बड़ी सुविधाएं हफ्तों तक धू-धू कर जलती हैं तो वो भारी मात्रा में जहरीला धुआं और अप्राकृतिक रोशनी पैदा करती हैं। तो ये रोशनी और धुआं पर्यावरण पर किस तरह का प्रहार करते हैं? देखिए, ये रोशनी और धुआं मधुमक्खियों जैसे परागणकों यानी पॉलिनेटर्स के जीवन चक्र और उनके नेविगेशन सिस्टम को बुरी तरह भ्रमित कर देते हैं। और अगर मधुमक्खियां अपना रास्ता भटक गईं तो परागण की प्रक्रिया बाधित होगी? बिल्कुल। और इसका सीधा असर हमारी स्थानीय और वैश्विक कृषि पर पड़ता है। इसके अलावा युद्ध की यह आग ओजोन परत के क्षरण की प्रक्रिया को एक भयानक गति दे देती है। वैसे भी हम दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, जिससे लाखों टन कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पहले से ही वायुमंडल में मौजूद हैं। ये आग उसमें कई गुना इजाफा कर देती है। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो लेख में एक ऐसा दावा किया गया है जिसे पचाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। कौन सा दावा? लेख कहता है कि मध्य पूर्व में लगने वाली इन विशाल आगों से हिंद महासागर का तापमान अप्राकृतिक रूप से बढ़ सकता है। मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। मध्य पूर्व में कहीं कोई बम गिरता है और उससे हजारों किलोमीटर दूर हिंद महासागर का तापमान बढ़ जाता है। ये कैसे संभव है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये वायुमंडलीय गतिशीलता या एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक हिस्सा है। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? जब तेल के कुएं और टैंकर जलते हैं तो उनसे भारी मात्रा में ब्लैक कार्बन या कालिख निकलती है। ये कालिख धुएं के साथ वायुमंडल की ऊपरी परतों में पहुंच जाती है। और फिर हवाएं इसे दूर तक ले जाती हैं। बिल्कुल। हवा की तेज धाराएं इस कालिख को हजारों किलोमीटर दूर तक ले जाती हैं। जब ये कालिख हिंद महासागर के ऊपर फैलती है और हवा में लटकी रहती है तो ये सूरज की गर्मी को सोखने लगती है। ओह, तो इससे समुद्र के ऊपर की हवा का तापमान तेजी से बढ़ता होगा। हाँ, और साथ ही समुद्र की सतह भी गर्म होने लगती है। बाप रे! और हिंद महासागर के तापमान का सीधा संबंध तो दक्षिण एशिया के मानसून से है। यही वो कड़ी है जो इस पूरी घटना को वैश्विक बनाती है। देखिए, मानसून पूरी तरह से जमीन और समुद्र के बीच के तापमान के अंतर पर निर्भर करता है, जिसे थर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। तो जब हिंद महासागर का तापमान ब्लैक कार्बन के कारण बदलता है
तो हवाओं का पैटर्न बिगड़ जाता है। एकदम सही। दबाव के क्षेत्र बदल जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि मध्य पूर्व की आग के कारण दक्षिण एशिया में बारिश का चक्र पूरी तरह से बदल सकता है। मतलब मॉनसून कमजोर पड़ सकता है, जिससे भयानक सूखा पड़े या फिर बेमौसम की मूसलाधार बारिश हो सकती है। हाँ, जिससे विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पर्यावरण को राष्ट्रीय सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। सही कहा। पर्यावरण का कोई वीजा या पासपोर्ट नहीं होता। एक जगह का जहर पूरी पृथ्वी की वायुमंडलीय प्रणाली में फैल जाता है, और जब ये जहर समुद्र और हवा दोनों में घुल जाता है तो ये तय है कि वह हमारी सांसों और हमारी थाली तक भी पहुंचेगा ही। बिल्कुल पहुंचेगा। और यहीं पर हम मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की उस अदृश्य कीमत की बात करते हैं जिसका जिक्र स्रोत सामग्री में है। हाँ, जिसके बारे में आमतौर पर युद्ध की रिपोर्टिंग में कोई बात ही नहीं करता। वायु प्रदूषण के रूप में जो जहर हवा में घुल रहा है, उसका सीधा संबंध फेफड़ों के कैंसर, अस्थमा और हृदय रोगों में होने वाली अचानक वृद्धि से है। लेख में एक अध्ययन का हवाला दिया गया है जो सच में बहुत चौंकाने वाला है। उस अध्ययन के अनुसार कैंसर के 80% मामले किसी न किसी रूप में पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों से जुड़े होते हैं। 80%, ये बहुत बड़ा नंबर है। और युद्ध के दौरान ये विषाक्त पदार्थ हवा में अपनी चरम सीमा पर होते हैं। मतलब जिस हवा में सांस लेना जीवन का आधार है, वही हवा मौत का कारण बनने लगती है। ये आंकड़ा डरावना है, और ये सिर्फ हवा तक सीमित नहीं है। लेख में ये भी विस्तार से बताया गया है कि कैसे पेट्रोलियम कचरा और भारी धातुएं समुद्री जीवों में जमा होने लगती हैं। हाँ, इसे जीव विज्ञान की भाषा में बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे इसे? देखिए, समुद्र में फैला कच्चा तेल जब छोटे छोटे कणों में टूटता है तो सबसे छोटे समुद्री जीव जैसे प्लैंकटन उन जहरीले रसायनों को सोख लेते हैं। और फिर छोटी मछलियां उन प्लैंकटन को खाती हैं। बिल्कुल, और बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को। हर चरण में ये जहर शरीर से बाहर निकलने के बजाय ऊतकों में जमा होता जाता है और इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। और जब इंसान उन बड़ी मछलियों या सी फूड को खाते हैं तो वो सारा संचित पेट्रोलियम कचरा मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। सही कहा। जो युद्ध मीलों दूर लड़ा जा रहा था, उसका जहर अब सचमुच हमारी डाइनिंग टेबल पर आ चुका है। ये केवल तात्कालिक मौत नहीं है, बल्कि क्रॉनिक बीमारियों का एक ऐसा चक्र है जो पीढ़ियों तक चलता है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि इन क्रॉनिक बीमारियों का सिर्फ एक शारीरिक मूल्य नहीं होता, इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक मूल्य भी होता है। हाँ, विश्व बैंक के एक अनुमान का जिक्र है लेख में। उसके अनुसार तटीय क्षेत्रों में जल प्रदूषण के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की लागत प्रति व्यक्ति 150 रुपए है। 150 रुपए? हाँ, जब मैंने पहली बार ये आंकड़ा पढ़ा तो मुझे लगा कि ये रकम तो बहुत छोटी है। मतलब 150 रुपए में तो शायद आज के समय में एक अच्छी दवा भी ना मिले। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन फिर जब हम इस पे गहराई से विचार करते हैं और इसका गणित लगाते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों में करोड़ों लोग रहते हैं। बिल्कुल, करोड़ों। अगर हम केवल भारत, बांग्लादेश, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के तटीय इलाकों की आबादी को लें और उसे इस 150 रुपए से गुणा करें तो ये खगोलीय रकम बन जाती है। हाँ, ये खरबों रुपयों का नुकसान है। यह युद्ध के कारण थोपा गया एक अदृश्य टैक्स है जिसे लोग अपनी सेहत, अपनी गाढ़ी कमाई और पूरी अर्थव्यवस्था की कीमत पर चुका रहे हैं। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। 150 रुपए केवल एक सूचकांक है। ये उस विशाल आर्थिक बोझ की सिर्फ एक झलक है जो वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाला है। क्योंकि जब लाखों लोग क्रॉनिक बीमारियों का शिकार होंगे तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा। बिल्कुल, उत्पादकता घटेगी और स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा ढांचा चरमरा जाएगा। इस पूरी पर्यावरणीय क्षति का कुल मूल्य आंकना तो वर्तमान में संभव ही नहीं है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हमने इतिहास से कोई सबक लिया है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब भी तेल और युद्ध का आमना सामना हुआ है या बड़े पैमाने पर तेल रिसाव हुआ है, नतीजे हमेशा ही भयानक रहे हैं। अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो लेख अतीत की कुछ बहुत ही भयानक घटनाओं की याद दिलाता है, जैसे कि अलास्का का एक्सॉन वाल्डेज तेल रिसाव। उफ, वो घटना! वहां 35,000 समुद्री पक्षी और 10,000 से ज्यादा समुद्री जानवर मारे गए थे। हाँ, और फिर इराक युद्ध के दौरान गल्फ ऑफ मेक्सिको और फारस की खाड़ी का वो संकट, जहां लगभग 1.1 करोड़ बैरल कच्चा तेल समुद्र में बहा दिया गया था। फारस की खाड़ी का वो रिसाव तो जानबूझकर किया गया था
और उसने उस पूरे क्षेत्र के समुद्री जीवन को दशकों के लिए अपंग कर दिया। उस विशाल पैमाने के तेल को साफ करना कोई आसान काम तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। सतह से तो तेल थोड़ा बहुत हटा लिया जाता है, लेकिन रसायनों का इस्तेमाल करके जब तेल को तोड़ा जाता है तो वो जहरीला कीचड़ बनकर समुद्र के तल में बैठ जाता है। और वो वहां के इकोसिस्टम को खामोशी से खोखला करता रहता होगा। हाँ, और प्रकृति को खुद को पूरी तरह से ठीक करने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं। इसके अलावा स्रोत में हाल की घटनाओं का भी जिक्र है, जैसे जापान में हुए रिसाओ या मुंबई तट के पास की घटना, जहां 1600 मीट्रिक टन तेल समुद्र में फैल गया था। हाँ, और बंगाल की खाड़ी की घटना भी, जिसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की नाजुक पारिस्थितिकी को सीधे खतरे में डाल दिया था। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। कैसा फर्क? जब एक्सॉन वेल्डेज या मुंबई वाली घटनाएं होती हैं तो उन्हें अक्सर दुर्घटना माना जाता है। कहा जाता है कि जहाज चट्टान से टकरा गया या पाइपलाइन फट गई। हाँ, वो मानवीय या तकनीकी गलतियां होती हैं। लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस संघर्ष में जो हो रहा है, क्या उसे किसी भी पैमाने पर दुर्घटना कहा जा सकता है? ये सब तो एक सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझकर किया जा रहा है। और यही प्रमोद भार्गव जी के लेख का सबसे केंद्रीय तर्क है। लेखक का स्पष्ट मानना है कि तेल के बुनियादी ढांचे को इस तरह से निशाना बनाने को महज युद्ध की एक रणनीति या कोलैटरल डैमेज कहकर नहीं टाला जाना चाहिए। तो इसे क्या कहा जाना चाहिए? इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक पर्यावरणीय अपराध यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइम माना जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मध्य पूर्व के किसी देश का संकट नहीं है। ये पूरी दुनिया की जलवायु स्थिरता, हमारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक सीधा और जानलेवा प्रहार है। एकदम सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज हमने देखा कि कैसे ऊर्जा के स्रोतों को निशाना बनाना सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को तबाह करता है। बिल्कुल। कैसे तेल की परतें जीवों का दम घोटती हैं और उनका प्राकृतिक इंसुलेशन खत्म करके उन्हें ठंड से मार डालती हैं। कैसे युद्ध का धुआं हजारों किलोमीटर दूर मॉनसून के पैटर्न को बदल सकता है। और कैसे ये जहर खाद्य श्रृंखला के जरिए सीधे इंसान के शरीर में कैंसर और अन्य बीमारियां बो रहा है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका मतलब बहुत साफ है। आधुनिक युद्धों के परिणाम अब पूरी तरह से दीर्घकालिक और जानलेवा हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बनाए गए पुराने युद्ध के नियम, जो दशकों पहले बने थे, वे आज की इस पर्यावरणीय तबाही को रोकने में पूरी तरह से अक्षम साबित हो रहे हैं। वैश्विक संस्थाओं को इस पर तुरंत और गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ये पूरी चर्चा मुझे एक ऐसे विचार की तरफ ले जाती है जो स्रोत सामग्री पढ़ने के बाद से ही मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, अगर आज के आधुनिक युद्धों में पारिस्थितिकी यानी हमारे इकोसिस्टम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और वही इकोसिस्टम इस तबाही का सबसे बड़ा शिकार भी बन रहा है। हाँ, ये तो स्पष्ट है। तो क्या भविष्य में जब भी दो देशों के बीच शांति समझौते हों, उनमें प्रकृति को भी एक स्वतंत्र पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? ये एक बेहद शक्तिशाली और प्रासंगिक अवधारणा है। निर्धारण, आर्थिक मुआवजे और युद्ध बंदियों की रिहाई पर चर्चा होती है, लेकिन उस प्रकृति की बात कोई नहीं करता जो सदियों तक इस तबाही का बोझ ढोएगी। सही बात है। प्रकृति तो अपना बचाव खुद नहीं कर सकती। बिल्कुल। क्या ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि युद्ध में पर्यावरण को जो अपूर्णीय क्षति पहुंचाई गई है उसका बाकायदा मुआवजा दिया जाए? और वो मुआवजा किसी देश की सरकार के खजाने में नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो उस इलाके के इकोसिस्टम को दोबारा जिंदा करने के लिए एक वैश्विक फंड में जाना चाहिए। हमारे सुनने वालों को ये बात सोचनी चाहिए कि जब भी किसी संघर्ष की खबर सामने आती है तो टीवी स्क्रीन पर ढहती हुई इमारतें और धुएं के गुब्बार ही दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे युद्ध केवल इंसानों, मशीनों और कंक्रीट के बीच लड़ा जा रहा है। लेकिन असल में सबसे गहरी चोट उस खामोश पीड़ित को लग रही है जो चीख नहीं सकता, जिसका खून लाल नहीं बल्कि काले तेल और जहरीले धुएं के रूप में बह रहा है। शायद अब वक्त आ गया है कि दुनिया उस खामोश पीड़ित की आवाज को भी सुने और उस अदृश्य कीमत को पहचाने जो हम सब सामूहिक रूप से चुका रहे हैं। आज के इस विस्तृत चर्चा को इसी विचार के साथ यहीं विराम देते हैं।